इसमें ये सोचना चाहिए कि हमारा सिस्टम इतना रॉटन है कि ऐसे लोग इतनी बड़ी बड़ी पोजीशन पर पहुंच जाते हैं और फिर वर्दी जो हमारे लिए काबिल एहतराम होनी चाहिए। अमेरिका किसी को फ्री लंच नहीं देता। ट्रंप ने प्रोटोकॉल के अगेंस्ट जाके अगर आसिम मुनीर से मुलाकात किया तो कुछ बहुत बड़ा मांगा। आजकल वो आई लव पाकिस्तान कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले दिनों में वो आई लव आसिम मुनीर कहें, या अगर ये उनको बता दें कि हम एक से ज़्यादा अड्डे देंगे तो वो हो सकता है ये भी कह दें कि मेरी जिंद मेरी जान आसिम मुनीर। तो अगर पाकिस्तान में अमेरिका की बेसिस बनती हैं तो ईरान सारे शॉर्ट रेंज मिसाइल पाकिस्तानी के ऊपर दाग देगा और इस लड़ाई में एक पूरा यूनिफॉर्म पहनकर वो बंदा पूरा पाकिस्तान चलाता रहा है, उस वक्त किसी ने नहीं पकड़ा, जजों को मैनेज करता रहा। पाकिस्तान भी इन्वॉल्व हो जाएगा। और जिस दिन अमेरिका का काम हो गया, जैसे अमेरिका ने एक यूज्ड टिश्यू की तरह 2 बार पाकिस्तान को पहले फेंक दिया था। मोदी ने बड़ी बातें सुनाई हैं कल डोनाल्ड ट्रंप को, और मोदी ने ऑफिशियली रिलीज की है बात कि डोनाल्ड ट्रंप, तुम्हें पता होना चाहिए कि कोई मुदाखलत अमेरिका की नहीं थी। सर, हमने अमेरिका के खिलाफ बात क्यों नहीं की? इसलिए कि इजराइल और अमेरिका तो एक ही है। इजराइल और अमेरिका मिलके ईरान के ऊपर अटैक कर रहे हैं और अमेरिका जो है वो इजराइल को ना सिर्फ फंड कर रहा है। तो हम आज तो हमारे फील्ड मार्शल साहब को कहना चाहिए था, मैं तो तुम्हारे यहाँ रोटी खाऊंगा ही नहीं। इतनी कमजोर रियासत मैंने नहीं देखी। रवांडा, मैं समझता हूं सोमालिया, अफगानिस्तान, कोई भी मुल्क इतना कमजोर नहीं है जितने आप इस वक्त नजर आ रहे हैं। कल तक इलॉन मस्क से बेहतर आदमी अमेरिका में कोई नहीं था, इलॉन मस्क से बुरा आदमी उनके लिए कोई नहीं है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड हम किस किस्म के आदमी से बात कर रहे हैं। वो दिन के अंदर 4 बार ही अपना बयानिया बदलते हैं। अमेरिका के जब एम्स ईरान में मीट हो गए तो फिर आप देखना यही डोनाल्ड ट्रंप बोलेगा, कौन आसिम मुनीर, नाम नहीं सुना यार कभी पहले। तो ट्रंप की कल मोदी से बात करके पोजीशन कम से कम थोड़ी सी इस इशू पे बदली है कि आज ट्रंप ने पहली बार 40 दिन में नहीं बोला कि मैंने सीज फायर करवाया है। दिस इज द फर्स्ट। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है आसिम मुनीर की, पाकिस्तान का आर्मी चीफ जिसकी यहाँ पर बात हो रही है। और बात ये हो रही है कि भाई अगर इस तरीके से इतने दिनों तक अगर आसिम मुनीर पाकिस्तान से अमेरिका जाता है और अमेरिका रहता है और उसकी अवगत होती है तो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर कुछ डील की गई है, चाहे वो एयरबेस हो या फिर कहे कि कोई और चीज़ हो। भले ही पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी मीडिया में इसको डिस्कस ना किया जाए या फिर पाकिस्तान की जनता को ना बताया जाए, लेकिन ये बात सच में होगी, डेफिनेटली होगी कि पाकिस्तान यहाँ पर कुछ ना कुछ अमेरिका को ऐसा दे रहा है। एक तो ऑयल वाली बात थी कि अचानक से ऑयल मिला है तो अमेरिका कूद पड़ा था बातचीत करने के अंदर, और दूसरी बात यहाँ पर ये भी हो रही है कि हो सकता है कि कोई ऐसी चीज़ दी जाए जिससे अमेरिका जो है वो मतलब कि पाकिस्तान की अवगत करने के लिए मजबूर हो जाए। जो भी हो, अगर कुछ होगा तो भी फिर भी पाकिस्तान का कुछ भला उसमें होने वाला है नहीं। अगर यूएस आएगा तो अपने इंटरेस्ट देखेगा, और अगर मान लीजिए पिछले दिनों तो ये भी बात चली थी कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाला है अमेरिका, लेकिन वो बात भी हवाई हो गई। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। अब ये इंडिया पाकिस्तान की वॉर के बारे में बात शुरू कर देता है। अब इंडिया पाकिस्तान की वॉर के बारे में जो ऑपरेशन सिंदूर बमुकाबला बुनियान मरसूस है, मैं तो बात कर करके थक गया हूं, मगर डोनाल्ड ट्रंप नहीं थका, और डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर छेड़ा है ये टॉपिक, मगर आज डिफरेंटली छेड़ा है क्योंकि कल रात इसकी बात हुई है, पता नहीं 35-40 मिनट की बात हुई है मोदी से, और मोदी के मुताबिक, मोदी के मीडिया के मुताबिक, इंडियन मीडिया के मुताबिक, इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी के मुताबिक मोदी ने बड़ी बातें सुनाई हैं कल डोनाल्ड ट्रंप को, और मोदी ने ऑफिशियली रिलीज की है बात कि डोनाल्ड ट्रंप, तुम्हें पता होना चाहिए कि कोई मुदाखलत अमेरिका की नहीं थी। जो सीज फायर हुआ है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में हुआ है, हमने कोई मीडिएशन नहीं ली। इस पे ये क्या कहते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग आदमी है डोनाल्ड ट्रंप। देखें कहता क्या है, खेलता कैसा है मोदी को। आगे चलते हैं। And I want to thank, as you know, Prime Minister Modi just left, just a little while ago, just left, and we're working a trade deal with India. We're working a trade deal with Pakistan, and they were both here. But I was with Modi a few weeks ago. He was here actually, but now we speak to him, and I'm so happy. There was a deal that two smart people
Plus, they have people on their staff too, but two very smart people decided not to keep going with that war. That could have been a nuclear war. Those are two nuclear powers. अच्छा, this is very important. आज पहली बार, अब 40 दिन होने वाले हैं सीज फायर को, मगर आज पहली बार ये दो चीजें अलग कर रहे हैं. एक तो दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, दोनों लीडर्स को, ये मतलब पाकिस्तान की फौजी लीडर को और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को बराबरी में कंपेयर कर रहे हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ये पहले नहीं हुआ. ये पहले वो लास्ट मुशर्रफ के जमाने में हुआ था, जब मुशर्रफ एक्चुअली सदर था. आसिम मुनीर सदर नहीं है, मगर उसे एक और हेड ऑफ स्टेट से कंपेयर किया जा रहा है. वो कह रहा भाई वो भी अच्छा भला तगड़ा पढ़ा लिखा स्मार्ट आदमी है और ये भी ऐसा ही है. दोनों की तारीफें कर रहा है. मगर बात क्या करता है आगे जाके, दूसरी जो अलग बात है, कहता है कि इन दोनों ने आपस में डिसाइड किया है. इन दोनों ने आपस में डिसाइड किया है कि जंग खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि सुने, big ones, big nuclear powers, and they decided. So I was honored to meet him today. I was honored to meet him today, क्योंकि ये दो न्यूक्लियर पावर्स जो हैं, इन्होंने आपस में डिसाइड किया है. नाउ इंडियन मीडिया इसको खींच रहा है. इंडियन मीडिया कह रहा है कि वाह, ये जो लीडर्स हैं इंडिया पाकिस्तान के, ये पहली बार ट्रंप ने कहा है कि इन्होंने डिसाइड किया है, आपस में डिसाइड किया है कि जो जंग है वो खत्म करो, जो सीज फायर करो और न्यूक्लियर वॉर ना करो. तो ट्रंप की कल मोदी से बात करके पोजीशन कम से कम थोड़ी सी इस इशू पे बदली है कि आज ट्रंप ने पहली बार 40 दिन में नहीं बोला कि मैंने सीज फायर करवाया है. दिस इज द फर्स्ट टाइम. हालांकि इसी सुबह इन्होंने बोला था. ये दोपहर की वीडियो है, अमेरिका की दोपहर की वीडियो है. अमेरिका की सुबह में इन्होंने बोला था, मगर अमेरिका की दोपहर में इन्होंने पहली बार नहीं क्लेम किया कि इन्होंने सीज फायर करवाया. इन्होंने कहा कि आपस में दोनों लीडर्स ने करवाया. पहली बात तो इंपॉर्टेंट ये है. दूसरी बात, एज आई सेड, कि दोनों लीडर्स को कंपेयर किया जा रहा है. सो दिस इज रियली इंटरेस्टिंग. अभी भी आप जो है वो नाखुश हैं, तो मुझे बताएं क्या करें हम, मतलब क्या आरजू काज़मी साहिबा की क्या डिमांड है, क्या करें हम? सर, हमने अमेरिका के खिलाफ बात क्यों नहीं की? इसलिए कि इजराइल और अमेरिका तो एक ही है. इजराइल और अमेरिका मिलके ईरान के ऊपर अटैक कर रहे हैं और अमेरिका जो है वो इजराइल को ना सिर्फ फंड कर रहा है. तो हम आज तो हमारे फील्ड मार्शल साहब को कहना चाहिए था, मैं तो तुम्हारी यहाँ रोटी खाऊंगा ही नहीं जब तक तुम लोग इजराइल को नहीं रोकोगे कि वो ईरान पर अटैक करना बंद करे. मैंने रोटी नहीं खानी. उन्होंने बाहर व्हाइट हाउस के बाहर ही बैठ जाना था चादर बिछा के. मैडम, आप दरअसल बड़ी मासूम हैं, गाँव में रहती हैं, छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं आपकी, ठीक है, कि ये हाँ ना ऐसे हो जाए, बस ये आपकी ख्वाहिशें दिल में रह जानी है. मैं सिर्फ इतना कहूँगा, पाकिस्तान ने इजराइल को एग्रेसर कहा, बात खत्म. हम अमेरिका आप देखें, जर्मनी ने भी कहा है कि जो इजराइल करता है ठीक करता है. फ्रांस, हम किस से लड़ें? हमारा काम है इजराइल के एग्रेशन की बात करना. बाकी दुनिया का क्या मौकफ है, हम अपना काम अदा करते जा रहे हैं. हम इजराइल के मामले में साइलेंट नहीं रहे. लाइक इंडिया तो जो है वो उसने कहा नहीं है. अब इंडिया भागा जाएगा ईरान. देखें, हमें बड़ा अफसोस हुआ, ठीक है. अब जब ये जंग थमेगी तो इंडिया किस मुंह से जाके ईरान से कहेगा हमें चाबहार पोर्ट में ये इंटरेस्ट दो, ये एंट्री दो, ये एक्सेस दो? तो जो आप तो बोले कुछ नहीं. तो ये चीज है. बांग्लादेश पे 20% टैरिफ है, ठीक है. ताइवान पे 20 है, वियतनाम पे 20 है. कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, इन पे ये है. लेकिन आपने थोड़ा नीचे आना है. युगांडा 15%. वेनेजुएला, जिसे अमेरिका का हर वक्त मसला चलता रहता है, 15% टैरिफ, ठीक है. नाइजीरिया 15% टैरिफ. मोज़ेम्बिक 15%. मलावी, मडागास्कर, ये सारे ममालिक पे 15% टैरिफ है. पाकिस्तान और आप अफगानिस्तान का देख लें, चले छोड़े जी, वहाँ तालिबान की हुकूमत है लेकिन सिर्फ 15% टैरिफ लगा. ये आपको मेरे साथ नज़र आ रहा है लिखा हुआ ए पे. अगर आप देखेंगे तो आपको अफगानिस्तान पहले नंबर पे नज़र आएगा. हम लेटे हुए हैं, उल्टा लेटे हुए हैं, और ट्रंप को इजाज़त दी हुई है जो करना है करो.
इसके बावजूद अफगानिस्तान बेहतर डील लेने में कामयाब हो गया है, उन पर टैरिफ सिर्फ 15% है, पाकिस्तान पे फिर भी 19% टैरिफ लगा है। हम compete करते हैं भारत से, बांग्लादेश से और कुछ और खित्ते के ममालिक से। कपड़े की एक्सपोर्ट है, हमने और क्या एक्सपोर्ट करना है अमेरिका को? कुछ चावल, कुछ आम, कुछ कपड़ा, बस इसके अलावा हमारे पास तो कुछ है नहीं। तो बांग्लादेश पे टोटल टैरिफ लगा है 20%। बांग्लादेश वो 1% अपने प्राइसिंग में एडजस्टमेंट करके और हमसे compete कर लेगा, बांग्लादेश को कोई इशू नहीं है। यहाँ पे भंगड़े ये डाले जा रहे हैं और इन्होंने तजवीज़ ये दी थी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को, जी कि जो खित्ते के ममालिक हैं अगर उनके साथ हमें बराबर टैरिफ दे दें तो जो मर्जी टैरिफ दे दें, वी डोंट माइंड। सो हमने निगोशिएट किया ही नहीं है टैरिफ को, बेसिकली उल्टा हमने ट्रंप को राजी रखने के लिए उनसे तेल भी खरीदने का मुआहदा कर लिया कि तेल भी हम सऊदी अरब के बजाय अमेरिका से खरीदेंगे। ठीक है जी, टैरिफ 19%। अब आपने गौर से मेरी बात सुननी है। अमेरिका भारत को नीचे दिखाने के लिए पाकिस्तान पे मेहरबानियां शो कर रहा है, मेहरबानियां कर नहीं रहा, शो कर रहा है। यूएस मार्केट क्रैश नहीं कर रहा है, अभी कोलैप्स कर रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से टैरिफ अगर आप लगा रहे हो यूएस के अंदर एक्सपोर्ट्स होने वाली आइटम का, जो यूएस इंपोर्ट्स है, अल्टीमेटली द इफेक्ट विल बी बोर्न बाय द कंज्यूमर्स। जो जो अभी ट्रम्प की पॉलिसी है, इट इज बेनिफिटिंग ओनली द टॉप रिच क्लास, बट जो टैरिफ लगेंगे, जो एक्सपोर्ट्स, उनके जो इंपोर्ट्स में टैरिफ लग रहे हैं फ्रॉम अदर कंट्रीज, द कॉस्ट जो है इट विल बी बोर्न बाय द एंटायर पीपल। द एवरी सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स विल पे द एनहांस कॉस्ट। अब इसी के कारण आप देखिए कि जॉब डेटा उनका कल रिलीज हुआ है, जिसमें बताया गया कि 73,000 न्यू जॉब्स क्रिएट हुए, जबकि दे वर एक्सपेक्टिंग 100,000 जॉब, 1 लाख जॉब्स एक्सपेक्ट कर रहे थे। ऐसा हुआ था, जो ऑफिशियल वाज इन्वॉल्वड इन रिलीजिंग द डेटा, ट्रंप ने उसी को फायर कर दिया। आप सोचिए, सही डेटा निकालने पे ट्रंप इज फायरिंग हिज ओन एम्प्लॉइज। दिस शोज अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा पैनिक है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। सेकेंड, बहुत सारी कंट्रीज पे उन्होंने टैरिफ लगाए, जैसे भारत पे 25% लगाया है, ताइवान पे 30% लगाया है, स्विट्जरलैंड पे 39% लगाया है और ब्राजील पे 50% लगाया है। ये सब उनके मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं। अल्टीमेटली इधर से जो भी गुड्स आएंगे वो महंगे हो जाएंगे। इससे क्या हुआ, यूएस मार्केट के अंदर वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ने वाला। इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद लोग, कंपनीज आर नॉट विलिंग टू इन्वेस्ट फर्दर। सिंपल है ना, आपकी अगर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं रहेगी, डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, तो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू अफेक्ट द कंपनी। तो उसको देख के यूएस के अंदर एक अमेरिकन जो मार्केट है, दे डिड नॉट रिएक्ट पॉजिटिवली फॉर दिस न्यूज। ट्रेड अनसर्टेनिटीज हो रहा है। अभी कल जो टैरिफ लगने वाले थे अगस्त 1 से, वो अगस्त 7 तक उसको पोस्टपोन कर दिया गया। मार्केट डज नॉट लाइक अनसर्टेनिटी, मार्केट वांट्स कंटिन्यूटी इन रिफॉर्म्स। जो मोदी जी यहाँ पे कर रहे हैं, ट्रंप अपनी एक एक ट्वीट से मार्केट को हिला रहे हैं, कुछ भी बोल रहे थे। अभी देखिए, वो पाकिस्तान के साथ उन्होंने इतनी अच्छी डील की है, बता रहे हैं, लास्ट में उसको भी 19% टैरिफ डाल दिया, बांग्लादेश के ऊपर 20% डाल दिया। अब ये जितने भी जो बाकी कंट्री की एक्सपोर्ट्स है, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन जो अमेरिका की टैरिफ है उधर तो उनको इनरिच करेगा, पर कंज्यूमर्स वहां पे इन्फ्लेशन चालू हो। थर्ड, जैसी बात हो रही है, अमेरिकन टेक सेक्टर इस कल बहुत सारे शेयर्स बहुत ज्यादा गिरे हैं। अमेजोन जैसे 8% गिरा है, मेटा गिरा है, टेस्ला गिरा है। तो अब क्या हो रहा है कि जितनी भी बड़ी टेक सेक्टर कंपनीज है, दे विल हैव टू डू लॉट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये सब चीज मार्केट ने देख लिया है, मार्केट को समझ में आ गया कि अमेरिकन मार्केट बाई चांस थोड़ा ओवर वैल्यूड है, इसके लिए एक करेक्शन होना चालू हो रहा है। बड़ी बात यह है कि कल जो करेक्शन हुआ है वो बड़ी बात नहीं है। क्या ये कंटिन्यू रहेगा ट्रंप की अनसर्टेन पॉलिसीज के कारण, ट्रंप के ट्वीट्स के कारण, ट्रंप के स्टेटमेंट्स के कारण, और आप अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स के ऊपर टैरिफ लगा रहे हो, उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हो। कल साउथ कोरिया से उन्होंने बोला कि 15% टैरिफ पे अग्री कर चुके हैं।
साउथ कोरिया से स्टेटमेंट आया, ऐसा कोई हमने एग्रीमेंट किया ही नहीं, कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं किया। ये सब जो है इन्वेस्टर्स डू नॉट लाइक ऑल। जयशंकर जो कि भारत के वजीर खारजा हैं और पाकिस्तान मुखालफत में कभी पीछे नहीं रहे, पाकिस्तान दुश्मनी में उनका कोई शानी नहीं नजर आता। ये भी कल की बात है कि कल रात को अचानक पाकिस्तान एयरफोर्स फ्लाई करती है और पाकिस्तानी एयरफोर्स सारी रात बड़ा धड़ाधड़ मिसाइल पे मिसाइल बनाए जा रहे हैं। किस तरह से पाकिस्तान इस सिचुएशन को वॉच कर रहे हैं और बताया जाता है कि एक मरहले पर पाकिस्तान और भारत दोनों की एयर फोर्सेस आमने सामने आ गई और फिर उन्होंने जारहाना परवाजें की। जैश ए मोहम्मद के जो चीफ हैं मसूद अजहर, गिलगित बल्तिस्तान में उनको देखा गया है। और आप अपने एक दुश्मन मुल्क से आप इस तरह तलब कर रहे हो, उधर से जो भी बयान आएगा आपकी इधर जगनसाई होगी। हम इस चीज को फील ही नहीं कर रहे कि ये कितना उसने संजीदा और कितना गैर जिम्मेदाराना बयान दिया से। लेकिन एट द सेम टाइम कल मैंने आपसे तबसरा लिया कि रेजिस्टेंट फ्रंट का नाम डाला, टेररिस्ट लिस्ट है उसके अंदर अमेरिका की जानिब से, वो तो भारतीय मौक़िफ़ की तायीद थी। ऑपरेशन सिंदूर वाज फ्लॉलेस और किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ है इंडिया में। और फिर उन्होंने ये कहा कि जो पाकिस्तान के ड्रोन्स थे वो इनइफेक्टिव रहे। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन वो कहते हैं जी हमारे लिए मसूद अजहर, उसको हम ट्रैक कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जनाब वो गिलगित बल्तिस्तान रीजन के अंदर है। और कहा यह जा रहा है कि ये चाइना और ताइवान के मीडिया में ज्यादा वायरल हो रही है ये वाली पिक्चर। मेरा ख्याल है उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, ना ही हिंदुस्तान का नाम लिया। उन्होंने कहा 5 तैयारे गिरे हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि इन दिस प्रीटेक्स्ट, इस सिचुएशन को देखते हुए लगता ये है कि शायद इंडिया हमला कर सकता है एंड दैट कुड बी ऑपरेशन सिंदूर 2.0। ये सारे का सारा बिल्डअप इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि भारत आने वाले दिनों में खास तौर पर अगस्त के अंदर कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स करने जा रहा है। इंडिया ने ये बात जरूर कही आयशा कि हमने उनके अड्डों के ऊपर हमले किए हैं और उन्हें वहां काफी तबाही की। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि मौलाना मसूद अजहर को पिछले कई दिनों से पकड़ने की कोशिश हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मेनली टारगेट उसको किया जा रहा है क्योंकि पीओके के अंदर वो छुपा है, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली थी। और यहाँ पर इसी को लेकर चर्चा हो रही है कि एक समय के लिए ऐसा भी हुआ कि इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तानी एयरफोर्स जो है आमने सामने आ गई। अब जो भी हो, अगर कोई ऐसा बंदा है जो एंटी इंडिया एक्टिविटी करके पाकिस्तान में जाके छिपा है और जिसको कोई खास सिक्योरिटी मिली नहीं है, वो तो कभी भी ठोका जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि मौलाना मसूद अजहर हो या फिर कहे कि हाफिज़ सईद हो या फिर दाऊद इब्राहिम हो, उसके जैसे अगर कोई है जिसको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मिली पड़ी है तो उसको थोड़ा टाइम लगने वाला है, लेकिन सबका नंबर आने वाला है, सब 72 हुरों के पास पहुंचने वाला है। तो यहाँ पर यही डिस्कशन हो रहा है कि आखिर अब इंडिया कैसे इसको टारगेट कर रहा है और भारत का जो रॉ चीफ है वो कम्प्लीटली पाकिस्तान स्पेशलिस्ट है। तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि सिचुएशन क्या क्या होती है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये होती है, ये भी कल की बात है, कि कल रात को अचानक पाकिस्तान एयरफोर्स फ्लाई करती है और पाकिस्तानी एयरफोर्स सारी रात पाकिस्तानी सरहद के करीब जारहाना अंदाज में परवाजें करती हैं। और बताया जाता है कि एक मरहले पर पाकिस्तान और भारत दोनों की एयर फोर्सेस आमने सामने आ गई और फिर उन्होंने जारहाना परवाजें की। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस अकाउंट्स ने इंकशाफ किया है कि गुज़िश्ता रात ये जो डेवलपमेंट्स हमारे सामने आई हैं पाकिस्तान और भारत की एयर फोर्स की, वो ख़ास तौर पर इस हवाले से अहमियत की हामिल हैं कि एक भारतीय अवाकिस जासूस तैयारा पाकिस्तानी सरहद के करीब रेडार पर नज़र आया, जिसके फौरी बाद पाक फ़ज़ाइया हरकत में आ गई और पाक फ़ज़ाइया ने पाकिस्तानी इलाकों पर परवाज़ें की और ये परवाज़ें रात भर जारी रहीं। इसके बाद वज़ारत दिफ़ा ने एक और नोटम जारी किया, क्योंकि इससे पहले भी एक नोटम शहरी हवाबाजी ने वज़ारत दिफ़ा के
कहने पर जारी किया था। और इस नोटम के तहत, जो कि पहले जारी किया गया था, 23 जुलाई तक पाकिस्तान की एयर स्पेस के मुख्तलिफ जोन्स के अंदर मुख्तलिफ औकात में एयर ट्रैफिक को बंद रखना था। अब एक नया नोटम जारी किया गया है और इस नोटम के तहत एक जानिब तो 22 जुलाई तक ये जो है परवाज़ों को बंद किया गया है, उसके साथ 17 से 19 जुलाई के लिए एक नई विंडो जो है वो ओपन की गई है फ़ज़ाई परवाज़ों को बंद करने के लिए। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो किसी नई कार्रवाई की तरफ इशारा दे रहे हैं। इसी दौरान मकबूजा कश्मीर में ये खबर सामने आती है कि भारत ने वहाँ पर जो प्रोजेक्ट शिवा लॉन्च किया, तो उस हवाले से मैंने इस प्लेटफॉर्म से आपके साथ एक वीडियो भी शेयर की थी और मैंने आपको बताया था कि उस प्रोजेक्ट शिवा के तहत भारत ने मकबूजा कश्मीर के अंदर कुछ मेजर स्टेप्स किए हैं। वॉक थ्रू गेट्स लगाए गए हैं, कैमराज लगाए गए हैं, सर्विलेंस को बढ़ाया गया है। उसके साथ इस बात का इंकशाफ हुआ है कि भारत ने एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी शुरू की है और इस हवाले पर डार्क वेब पर रॉ की तैयारियों के हवाले से चंद खुफिया दस्तावेजात भी मौजूद हैं, जिसमें इस फॉल फ्लैग ऑपरेशन के लिए रॉ के आला तरीन अफसरों को कोड वर्ड्स के साथ तफसीलात से आगाह भी किया गया है। मैं ये कह रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 इसकी आजकल बात चल रही है कि जनाब ये है, इंडियंस कहते हैं कि जनाब हम ढूंढ रहे हैं या हमने ढूंढ लिया है कि जो इस वक्त जैश मोहम्मद जो कि एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो कहते हैं जी हमारे लिए मसूद अज़हर, उसको हम ट्रैक कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जनाब वो गिलगित बल्तिस्तान रीजन के अंदर है। सो इट मीन्स कि वो कह रहे हैं कि अब वो बहावलपुर में नहीं है, वो बहावलपुर में नहीं है, वो गिलगित बल्तिस्तान के एक रीजन के अंदर है। और उन्होंने कुछ फुटेजेस वगैरह भी जारी की हैं। आप पता नहीं उन फुटेजेस की ऑथेंटिसिटी क्या है। ये डिफरेंट इंडिया जो है वो कश्मीरी जो लीडर है, जैसे ये सैयद सलाहुद्दीन, इनकी इन्होंने फुटेज जारी की कि ये G10 में कहीं होते हैं, इस्लामाबाद के अंदर एक इलाका है वहाँ पे होते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो करते रहते हैं। अब पॉइंट यहाँ पे देखें, बड़ा सीधा सा है। पॉइंट ये है कि इंडिया क्यों अगर खबर जारी करेगा, अगर फॉर एग्जांपल जैश मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर इधर हैं, फॉर एग्जांपल, क्यों खबर देगा? एक बात, इसकी डिफरेंट वजूहात हो सकती हैं। पहली खबर ये, टू गिव अ मैसेज टू द इंटेलिजेंस, टू गिव अ मैसेज टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि हम वहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं, हम वहाँ पे ट्रैक कर रहे हैं। किन को ट्रैक कर रहे हैं? हम स्टिल ऐसे ग्रुप्स को ट्रैक कर रहे हैं। सो दिस इज फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये पैगाम दे रहे हैं इन ग्रुप्स को कि आप हमारी नज़रों से दूर नहीं हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप, ये नहीं है कि हम आपको जो है वो देख नहीं सकते, हम आपको एग्जैक्टली देख सकते हैं। तीसरी इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि इंडिया ये पैगाम दे रहा है कि जनाब हमारे पास सफिशेंट इंटेलिजेंस नेटवर्क ग्राउंड के ऊपर मौजूद है, जो हमें बताता रहता है कि बेसिकली ये जो ग्रुप्स हैं ये कहाँ पे। आपको याद होगा या इसका एक और मीनिंग भी हो सकता है, और वो ये है कि अगर आपको याद हो कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने थोड़ा अर्सा पहले एक इंटरव्यू दिया था और उन्होंने कहा था कि जनाब मुझे ये पता है कि जैश मोहम्मद के जो चीफ हैं वो अफ़गानिस्तान में, ठीक है, और शायद उन्होंने ये भी कहा था कि हम उसे इंडिया के हवाले कर देंगे अगर हमें मिला वो, कुछ इस तरह की बात भी इंडियन मीडिया रिपोर्ट करता है। आई डोंट नो, मैं ऐसे फैक्ट्स को मैंने नहीं स्टडी किया। सो मुझे ऐसे लगता है कि इन दिस प्रीटेक्स्ट, इस सिचुएशन को देखते हुए लगता ये है कि शायद इंडिया हमला कर सकता है, एंड दैट कुड बी ऑपरेशन सिंदूर 2.0। जो मॉडल इसराइलीज अपना रहे हैं वो इंडियन यहाँ पे जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ईरान के बाद पाकिस्तान बिल्कुल सहूनी ताकतों का एक बहुत बड़ा टारगेट रहेगा। और आपका मिसाइल प्रोग्राम, आपका न्यूक्लियर प्रोग्राम। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। नाज़रीन, फील्ड मार्शल चीन जा पहुंचा है और वहां पे चाइनीज ने बहुत जलील करा, बड़ा बेइज्जत करा है। आसिम मुनीर को सामने बैठा के बोला है कि यार देखो, और इवन CNN में
इसको टॉप मोस्ट स्टोरीज में ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे चलाया जा रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ये दौरा, हमने तो चाइनीज को वो गले से नहीं लगाया जिस तरह हमें उनको लगाना चाहिए था। क्या ईरान के पास ये कैपेसिटी है कि, क्योंकि मैं नहीं समझता, को पागल ही होगा जो ईरान पे एटमी हमला इजराइल कर दे अमेरिका, मैं ये बिल्कुल अंदाजा नहीं कर रहा। आसिम मुनीर को इतना खुल के ललकारना, उसको नायल कहना, उसको निकम्मा कहना, निकम्मा, नाकारा, निकम्मा, निठल्ले, निकम्मा, डकैत। Pakistan is currently not under martial law, but under Asim law. Asim Munir's law is prevailing in the country and the ISI is protecting it. चोर तुम, उचक्के तुम, डकैत तुम, करप्ट तुम, नाकाम, निठल्ले, नाकारा। किसी दुनिया के मुल्क में चाइनीज के साथ ऐसे नहीं हुआ जो पाकिस्तान के साथ हुआ। वहाँ के वजीर खारजा ने बंद कमरे में एक मुलाकात की है और उस बंद कमरे की मुलाकात में आप भी समझते हैं, जहाँ पर हमारे बच्चों को कोई अगर मारता है, ये मुल्क इस्लामी मुल्क है डॉक्टर साहब, अगर मैं गलत हूँ? बेशक सर, बेशक ना। इस्लाम में क्या है? आंख के बदले आंख, हाथ का बदला हाथ। Whatever gives Asim Munir power becomes the law of this land. Asim Munir will sacrifice everything in the country for his power. चाइनीज यहाँ पे नहीं रहे, अब बड़े कम हैं। But let me make it clear, I will die, but I will never accept Asim Munir's kingship. भाई चाइना का फायदा तो इंडिया उठा गया, हम तो नहीं उठाए। नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, लेकिन कई सारे लोग उसको क्रिटिसाइज़ करने के लिए फील्ड मार्शल भी कहते हैं। अब पता नहीं कौन सा क्राइटेरिया था जिसको फुलफ़िल करने के लिए इसको फील्ड मार्शल बना दिया है, जो भी हो। लेकिन यहाँ पर बात हो रही कि उसकी जो विज़िट है ना, वो चाइना हुई है। अब देखिए, चाइना जब पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तानी प्रेसिडेंट, पाकिस्तानी आर्मी चीफ जब जाता है, तो उसका जो बॉडी लैंग्वेज है ना, वो देखने लायक होता है। हालांकि इतने वीडियोस बाहर आते नहीं हैं, लेकिन जितने भी वीडियोस आ रखे हैं ना, बॉडी लैंग्वेज देखने लायक होती है, जिसमें वो लिटरली ये फील करते हैं कि देखिए, हम जो है ना वो आपके गुलाम हैं, जैसे आप कहेंगे हम वैसा करेंगे। और वो कहता है ना, वही बस सेंटेंसेस वो रिपीट करते रहते हैं कि भाई हिमालय से ऊंची, सेहत से मीठी और समुद्र से गहरी हमारी दोस्ती है। चाइना एंटरटेन कर लेता है। उसमें सबसे बड़ी इंसल्ट अगर आपको देखनी हो ना, तो तब होती है जब एयरपोर्ट पर रिसीव करने कोई एक सरकारी कर्मचारी चला जाता है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूलें। दोस्तों, पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहुंच गए बीजिंग, और बीजिंग में उनकी मुलाकात हुई वांग यी से, जो कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, आपको पता ही है। और वहां पे चाइनीज ने बहुत जलील करा, बड़ा बेइज्जत करा है। आसिम मुनीर को सामने बैठा के बोला है कि यार देखो, एक तो तुम्हारे मुल्क में अव्वल कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, तुम्हारे मुल्क में कोई मैन पावर नहीं डालना चाहता, तुम्हारे मुल्क में कोई पैसा नहीं डालना चाहता। चोर तुम, उचक्के तुम, डकैत तुम, करप्ट तुम, नाकाम, निठल्ले, नाकारा, जितने भी एन है सब तुम। अच्छा, पैसा हम डाल रहे हैं, ऊपर से तुम चाइनीज सिटीजन्स को मरवा रहे हो। तो दोस्तों, ये फेस टू फेस बात हुई है, जहां पे ऐसा सुनने में आया है। अब देखिए, डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट होता है ना, वो बड़े मुलायम टाइप के होते हैं कि वी कन्वेड आवर कंसर्न्स ओपनली। वो बेसिकली कन्वेड कंसर्न्स कुछ नहीं होता, गाली गलौज तक बात आई है। इतना सुनने में आया है कि आसिम मुनीर को वांग यी ने टाइट कर दिया। अब सब ऐसा है कि हक तो बनता है चाइना का। सिर्फ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में तकरीबन 35 अरब रुपए डाले हैं पाकिस्तान के अंदर, सीपैक में, जिसमें से लोगों का यह कहना है कि 80% लोन है, 80% लोन है। और उसमें से दर्जन भर से ज्यादा या 1.5 दर्जन आप मान लीजिए कि बिजली बनाने के प्रोजेक्ट्स हैं, कोल फायर्ड। अब इशू क्या है इसमें दोस्तों? इशू यह है कि चाइनीज इंजीनियर्स के ऊपर लगातार बलोच अटैक कर रहे हैं। अब देखिए, बलोच क्या कह रहे हैं? बलोच कह रहे हैं कि साहब, चाइनीज तो चोर हैं, और जो पाकिस्तानी पंजाबी हैं, जो इनकी रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट है, ये डबल चोर है। तो आप हमारे मिनरल वेल्थ, नेचुरल रिसोर्सेज चुरा के बाहर ले जा रहे हैं, आपका कोई अधिकार नहीं बनता। तो बलोच अटैक कर रहे हैं इनके ऊपर, ठीक है। अब इन्होंने टाइट कराया है, यानी कि वांग यी ने आसिम मुनीर को टाइट कराया कि तुम हमें सिक्योरिटी क्यों नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो,
क्यों नहीं प्रोवाइड कर पा रहा। अब देखिए ना, ये जो गया था काम किसी और चीज के लिए गया था, इसका काम कुछ और था बेसिकली जब चाइना गया था तो। और ये चाइना गया क्यों आसिम मुनीर? चाइना इसलिए गया क्योंकि पिछले महीने गया था डोनाल्ड ट्रंप के साथ खाना खाने। इसने रोटियां तोड़ी वहां पे मुफ्त की और ये दिखाया डोनाल्ड ट्रंप को कि देखो पाकिस्तान और अमेरिका बड़े क्लोज हैं, अब इनको बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि साहब ये जो पाकिस्तान है किस मुल्क के साथ है? बेसिकली दोस्तों, पाकिस्तान जो है वो जो उस वक्त ज्यादा बोली लगा दे पाकिस्तान उसके साथ है। मैं आपको वाई गेट इनटू कॉम्प्लिकेटेड जियोपॉलिटिक्स, फैक्ट ये है कि जो पैसा फेंकता है वो तमाशा देखता है। पाकिस्तान के वजीर आजम जो है वो कल गवर्नमेंट की एक ब्रीफिंग ले रहे थे और कह रहे थे कि जनाब हमें कैसे चाइनीज़ कम्युनिटी को पाकिस्तान में सेव करना है। मतलब सवाल ये पैदा होता है कि चाइनीज़ कंपनियां जो हैं वो यहाँ से भाग गई हैं, पाकिस्तान जो है उसकी इकॉनमी जो है वो उसमें जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही थी वो नज़र नहीं आ रही, और हम आज भी फैसले कर रहे हैं कि चाइनीज़ को हमने कैसे सिक्योर करना है। चाइनीज़ यहाँ पे नहीं रहे, अब बड़े कम हैं, और जिस तरह बलूचिस्तान की सिचुएशन बनी है, हमने तो चाइनीज़ को वो गले से नहीं लगाया जिस तरह हमें उनको लगाना चाहिए था। BLA ने सबसे ज़्यादा टारगेट ही चाइनीज़ को किया, और आपको पता है कि इसके पीछे कौन लोग थे। BLA किसकी प्रॉक्सी के तौर पे काम करते हैं। उनको पता है कि अगर चाइनीज़ पाकिस्तान में रहेंगे तो कारोबार यहाँ पे तो तरक्की होगी, और थैंक्स टू BLA जो है बलोच लिबरेशन आर्मी, उन्होंने उनके टारगेट में 3 बड़े टारगेट हैं, चाइनीज़, पंजाबी एंड पाकिस्तान की फ़ौज, ये 3 टारगेट हैं। और यही जो है वो आपके जो जिसे कहते हैं ना जो चीज़ों को चलाते हैं यहाँ पे। पंजाबी तो खैर नहीं चलाते, बट वो जो तासुर दिया जाता है कि जनाब पंजाब की ब्यूरोक्रेसी है, पंजाब की फ़ौज है, पंजाब की पॉलिटिकल क्लास है, ठीक है। सो द पॉइंट हियर इज़ वेरी क्लियर कि हमने, चाइना बिल्कुल हमारा फ्रेंडली कंट्री है, पर हमने चाइनीज़ को कोई नहीं वो जिसे कहते हैं ना सेव किया लंबा चौड़ा। अब तो वो पहले होता था CPEC की बातें होती थी, अब वो भी नहीं होती। अगर होती हैं तो मुझे बताएं। अब चाइना को भी समझ आ गई है कि ये दे आर नॉट सीरियस। चाइनीज़ का मुझे इतना पता चला है कि चाइनीज़ ये ज़रूर कहते हैं कि जितना कारोबार करना है हमारे साथ कर लो, हम आपके साथ कारोबार करने को तैयार हैं, बट बी सीरियस। जिस तरह इंडिया है, चाइना का फ़ायदा इंडिया ने उठाया, हमने तो नहीं उठाया भाई। चाइना का फ़ायदा तो इंडिया उठा गया, हम तो नहीं उठाया। समझ रहे हैं बात? सो इस चीज़ का फ़ायदा अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि चाइना हमारा फ्रेंडली मुल्क है। कल हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो चाइनीज़ वो ब्रीफिंग ले रहे थे, ठीक है जी। जो डेवलपमेंट हो रही है जी CPEC की, चाइनीज़ प्रोफेशनल जो हैं उन चाइनीज़ बिजनेसमैन की हमें रिस्पेक्ट करनी है, उनको बचाना है, उनको साथ खड़े होना है, उनके साथ ये होना है, उनके साथ वो होना है। भाई आपने तो चाइनीज़ को हम प्रोटेक्ट नहीं कर सके। पूरी दुनिया के अंदर चाइनीज़ को गले से लगाया गया कि यार ये पैसे लेके आ रहे हैं, हमने चाइनीज़ को भगा दिया।